नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए आशापूर्णा देवी जी का हिंदी उपन्यास तपस्या। आशापूर्णा देवी जी के अन्य उपन्यास और कहानियाँ आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी। लिंक आपको एंड स्क्रीन तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं और अपने मनपसंद उपन्यास और कहानी सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तपस्या, लेखिका आशापूर्णा देवी। लाल बनारसी साड़ी। दुल्हन ने नाक सिकोड़ ली, बोली, छी छी, लाल बनारसी, और वह भी बड़े बड़े फूलों वाली। हरगिज नहीं, दुहाई दीदी, खामखा इतने पैसे बर्बाद तो मत करो। प्रतिवाद की इस धारा से मंदिरा सहम गई, फिर भी कोशिश कर आवाज को तोड़ा, कठोर करके बोली, खामखा बर्बादी की बात क्यों करती है चंदा? शादी के लिए लाल बनारसी साड़ी से खूबसूरत और क्या चीज हो सकती है? छंदिता छंदिता उस युग की लड़की नहीं जो अपने विवाह के मामले में कुछ कहने में संकोच अनुभव करे। थोड़ी बहुत लज्जा का ढोंग इंदिरा नंदिता उसकी दूसरी दीदियों ने ही किया था, पर छंदिता इस मामले में बिल्कुल लापरवाह लड़की थी। अपने नाम से फालतू अंश को छाटकर अनायास ही छंदा बन गई थी। अपनी शादी की हर बात में वह रुचि ले रही थी, यहाँ तक कि दूल्हे की घड़ी, अंगूठी और उसके छाते को भी उसने स्वयं पसंद किया था। और यह तो ठहरी अपनी साड़ी। बड़ी दीदी मंदिरा के टोकने पर झंकार के साथ वह बोली, हाँ हाँ, एक बार विवाह मंडप पर सच कर बैठने के ही तो काम आएगी। फिर इसके बाद साड़ी का क्या होगा? 1-2 घंटों की खूबसूरती के लिए नाहक 200 रुपये बर्बाद क्यों हो? मंदिरा ने उदास सी दृष्टि से छोटी बहन को देखा। कितनी उम्र होगी चंदा की, पर कितनी व्यवहारिक बन गई है। नववधु के मोहक साज श्रृंगार का कोई स्वप्न उसके मन में नहीं है। वह रुपयों को देख रही है, सोच रही है भविष्य में उस साड़ी के दाम वसूल होंगे या नहीं, और फिर ऊंची आवाज में अपनी राय भी व्यक्त कर रही है। पर नए गहनों और साज सजावट के और सामान में लाल बनारसी साड़ी के अलावा और कुछ जचेगा भी तो नहीं। जरी के बड़े बड़े फूलों वाली लाल बनारसी साड़ी। नया दूल्हा पहली बार तो उस लावण्यमयी छवि को ही देखेगा। पहली दृष्टि, पहला सुर, प्रथम रंग शिराओं में प्रवाहित खून में हलचल मचा देगा। बेवकूफ लड़की इस सीधी सी बात को क्यों नहीं समझ रही? मंदिरा कमजोर सी आवाज में बोली, अरे बाद में काम नहीं आएगी, ऐसा क्यों कह रही है छंदा? लाल साड़ी क्या कोई पहनता नहीं? छंदा तुनक कर बोली, जो पहनती है वह पहना करे दीदी। कनक वर्ण कन्याएं तो चलो पहन भी सकती हैं, पर मुझसे मुझसे तो नहीं पहनी जाएगी। शादी के दिन तो तमाशे वमाशे में चला जाएगा, और उसके बाद तो अभी कभी नहीं। मंदिरा फिर बोली, क्यों री, तू क्या कोई काली लड़की है? तुम लोगों की आंखों में न सही, पर पराई नजरों में तो काली कलुटी हूँ। हर बात में रंग चढ़ाकर बोलती है। नंदी ने भी अपने को काली बताकर लाल साड़ी ना लेने की जिद ठान ली थी, याद है ना उसका पागलपन? पर बाद में क्या बुरी दिख रही थी? दुल्हन को देखकर सबने तारीफ ही तो की। चंदिता हंसकर बोली, देखो दीदी, शादी के दिन भी बदसूरत दिखें ऐसी लड़कियां कम होंगी, चाहे जैसी भी लड़की हो। चंदन, कुमकुम और बिंदी फूल मालाओं की सजावट में जच ही जाती है। मंदिरा हंस पड़ी, तू ठीक ही कह रही है। मन की खुशी से चेहरा भी बदल जाता है। पर यह बात रहने दे, साड़ी की बात बता। बताया तो, लाल रंग नहीं चलेगा, कोई भी डीप रंग नहीं चलेगा, हल्का सा कोई रंग। मंदिरा, शादी के दिन हल्का रंग क्यों? उस दिन तो गाढ़ा रंग ही ठीक है रे चंदा। यह तो दिन ही कुछ ऐसा है। मंदिरा इस बात को परिहास में ही बोल गई, पर आवाज उसकी गंभीर थी। इस सुर को सुनते ही चंदा हंसकर बोली, कविता छोड़ो दीदी, एक शाम के सेंटीमेंट के लिए अगर तुम्हारे पास 200-400 रुपये फालतू खर्चने के लिए तैयार हैं तो मैं खर्च कर डालो, पर यह निश्चय जान लो, तुम्हारी इस भावपूर्ण अर्थात सीधी बातों में निर्बुद्धि का चमकता प्रमाण दूसरी दीदियों की तरह मेरी अलमारी के कोने में भी विराजमान ही रहेगा। चंदा कुछ ज्यादा ही बोलती है, झड़ झड़ कर बहुत सी बातें एक साथ पक जाती हैं, और दीदी को 20 साल बड़ी दीदी की तरह मानती भी नहीं। शायद 20 साल बड़ी थी इसलिए नहीं मानती। इतनी छोटी होने के कारण ही मंदिरा से उसे इतना दुलार और बढ़ावा मिला था। चंदा मंदिरा की लड़की की ही तरह थी, सिर्फ रिश्ता बहन का था। जन्म के साथ ही नवजात शिशु को गोद में उठाना पड़ा था। मंदिरा को आंसू बहाने का अवसर उसे नहीं मिला। चंदा उसकी माँ वंदना की आखिरी संतान थी। चंदा को धरती पर लाते ही वंदना खुद इस धरती से चल बसी थी। मंदिरा उस समय 20 साल की थी, घर की बड़ी लड़की। माँ का भरपूर प्यार सबसे अधिक उसने अकेले ही भोगा था, और वह भी कितने दिनों तक? बहुत दिनों तक नहीं।
एक एक कर वंदना ने 4 लड़के लड़कियों को और जन्म दिया था। पहले आया था लड़का सुनंद, मंदिरा से कई साल छोटा। उसके बाद कतार में इंदिरा, नंदिता, छंदिता। नाम लेकर कोई नहीं जन्मा था। छंद के अनुसार नाम रखने का श्रेय भी मंदिरा को ही था। वंदना ने जिस दिन अंतिम सांस ली, छंदा बस 4 दिनों की थी। मंदिरा के पिताजी ने रूंधी आवाज में उससे कहा था, उसका नाम छंद मिलाकर रखने की जरूरत नहीं मंदी, उसका नाम रख दे अश्रु छाया या करुणा। सबकी करुणा पर ही तो जिएगी ये। मंदिरा बोली थी, क्यों पिताजी, करुणा पर क्यों? माँ नहीं है इसलिए संसार पर से उसका सारा अधिकार भी छिन गया क्या? छंद मिलाकर ही नाम रखूंगी। नंदिता के बाद छंदिता, अच्छा नाम रहेगा ना? पर पिता से भी अबोध बच्ची के लिए मंदिरा आखिर कितने दिनों तक अधिकार की लड़ाई कर सकी थी? लड़की का नाम अश्रु न रखने पर भी आंसुओं की बाढ़ ने उसके पिता के दिल को हिला दिया। स्वास्थ्य गिर गया, उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। मंदिरा अवर्णीय स्थिति में आ गई थी। एक तरफ मातृहीन असहाय शिशु, दूसरी तरफ पत्नीहारा असहाय एक बूढ़ा प्रौढ़ आदमी भी शिशु की तरह नासमझ बन गया। साथ में एक ऐसी गृहस्थी जहाँ छोटे 3 भाई बहन दीदी का मुंह ताक रहे थे। दीदी ना दे तो बेचारों को समझ नहीं कि रोज के कपड़े कौन से पहने, क्या खाएं, और घर भी इतना संपन्न नहीं कि चारों तरफ नौकर चाकर खट रहे हों। सारा कामकाज अपने ही हाथों संभालना। किसी शाम थोड़ी तबीयत खराब रही तो लगा ना जाने क्या अपराध हो गया। 3 साल बाद पिताजी ने इस परिस्थिति से मुक्ति दी, पर लंबे अरसे की बीमारी ने गृहस्थी को बिल्कुल खोखला कर दिया। पिता के मरने के बाद इस खोखलेपन को अनुभव कर मंदिरा को तो दिन में भी तारे नजर आने लगे। भाई बहन इन 3 वर्षों में और भी बड़े हो गए और उनकी खुराक भी बढ़ गई, कपड़ों का नाप भी, शैतानी भी। मंदिरा की आंखों के आगे सिर्फ अंधेरा था। 23 साल की जवान लड़की इस अंधेरे में कर्तव्यों से लदे इस जहाज को कैसे ठेले? माँ बाप के मरने पर जिस चाचा ने कुछ पूछा नहीं, उसी चाचा के आगे हाथ फैलाए, या फिर जो पत्नी तक को भूलकर गुरु के नाम पर मतवाला होकर फिर रहा है, उस मामा के घर आश्रय मांगे। लोगों ने तो मंदिरा को वही उपदेश दिया जो सबसे आसान था। कहा, मकान तो अपना है ही, अच्छा खासा मकान है, आज के ज़माने में किराया भी अच्छा मिल जाएगा, इसलिए अब इस मकान को एक कमाऊ पुरुष समझो और सब लोग मामा के घर जाकर रहो। मामा का घर बड़ा है, गुरु कब अपने चेलों के साथ आएगा, इसलिए किराए पर भी नहीं चढ़ाता, वही जाकर 2 कमरे मांग लो। इन हितैषियों की बातें टालकर मंदिरा यह नहीं बोली कि जब तक जान में जान रहेगी वह ऐसा नहीं करेगी। नम्र भाव से सिर्फ इतना ही बोली थी, देखो शायद यही करना पड़े। यह हितैषी वर्ग पिता के श्राद्ध के अवसर पर आया था अब, और रहना उनके लिए भारी पड़ रहा था। उनसे कुछ बोले, बेटा हमें भी तो अब लौटना पड़ेगा। मंदिरा घबरा कर बोली, हाँ आप ठीक ही कह रहे हैं, अपनी घर गृहस्थी छोड़कर, यही तो बात है। पर बेटी तुम लोगों का? अनभिज्ञ की भांति मंदिरा ने आंखें उठाई। जी, तुम तो अकेली पड़ जाओगी, इस उम्र में अकेली रहोगी, यह तो ठीक नहीं। मंदिरा ने जवाब दिया, अकेली कहाँ, हम 5 जने हैं। 5 जने? इन बच्चों के लिए कह रही हो? बच्चे तो घर की शान है, मंदिरा बोली। रिश्ते की एक बुआ नाराज होकर बोली, तू तो मनो आकाश से टपक पड़ी मंदिरा, बंगाली समाज तूने भी देखा नहीं, अपनी जैसी लड़की को अकेली रहती देखा है कभी तूने? याद नहीं आ रहा है, पर अपनी जैसी हालत भी तो और किसी की नहीं देखी, याद नहीं आता। मंदिरा बोली, तो फिर तुमने अकेले रहने का निश्चय किया है? बुआ ने पूछा। मैंने निश्चय किया है यह सही नहीं, सच तो यह है कि भगवान ऐसा ही चाहते हैं। राम जाने किसी पुरुष अभिभावक के बिना 12 महीने कैसे बिताए जा सकते हैं, यह तो मेरी बुद्धि के बाहर की चीज़ है। बुआ खिसियाई। मंदिरा हंसकर बोली, मेरी भी समझ में नहीं आता, पर क्या करूं, हालत ही कुछ ऐसी है, देखिए क्या होता है। उसी समय से मंदिरा ने सबको अपनी बाहों में समेट लिया था। आज भी उन दिनों की बातें आंखों के सामने तस्वीर की तरह घूम जाती हैं। लगता है ये तस्वीरें सामने की दीवार पर टंगी हैं, केवल आंखें उठाने भर की देर है। नजर उठाते ही मंदिरा देख सकती है वंदना की आकस्मिक मृत्यु और पिता विजन बाबू को 3 साल का मृत्युशैया का कष्ट। मंदिरा देख सकती है कि आज की छंदा, इंदिरा, नंदिता और सुनंद उन दिनों कितने छोटे छोटे थे। ये तस्वीरें बोल नहीं सकती, पर आज के युग में यह कोई अनहोनी बात तो नहीं। इस युग में तो आश्चर्य शब्द ही आश्चर्य की वस्तु है। पर मंदिरा की घटना से सभी को आश्चर्य हुआ था। तस्वीरें मानो बातें कर उठी। मंदिरा की माँ अंतिम घड़ियां गिन रही थी।
अस्पताल का कमरा दवाइयों की तेज गंध से भर चुका था। नर्सें दौड़ रही थी। दूसरे रोगियों के आगे पर्दा रख दिया गया। वंदना मानो आहत पशु की भांति दीवार की तरफ एकटक देख रही थी। वंदना पति को भी नहीं देख रही थी, लड़की की तरफ भी नहीं। उसकी आंखें बस सफ़ेद सूनी दीवार पर टिकी थी। उस दीवार पर क्या लिखा हुआ था? बहुत बार मंदिरा के मन में आया कि उस समय माँ किसकी बात सोच रही थी, किसके लिए उनके चेहरे पर वेदना की छाप इतनी स्पष्ट उभर आई। इस दुनिया में तुरंत आई लड़की की बात सोचकर, या जिस लड़की को दुनिया में सबसे पहले लाई उसकी बात सोचकर। माँ के होठ बोलने की व्यर्थ चेष्टा से 2 बार कांप उठे। अगर वह चेष्टा सफल होती तो माँ क्या कहती? विजन बाबू ने बुझे स्वर में नर्स से पूछा था। उसकी आखिरी बात क्या थी? पत्थर सी आवाज में नर्स बोली थी। अंत में तो डिलीरियम हो गया था। फिर भी उम्र की मर्यादा छोड़ वह विनती के स्वर में बोल उठे थे। उस डिलीरियम की बात ही बताइए न। जब बात बिल्कुल बंद हो गई, उससे पहले की आखिरी बात क्या थी? नहीं कह सकती। फिर होठ दबाकर ऑक्सीजन की नली टेढ़ी करती हुई बोली। पेशेंट के रिश्तेदार कैसे अजीब सवाल कर बैठते हैं? अचानक मंदिरा रुखे स्वर में बोली। उसका कारण यह है कि पेशेंट के रिश्तेदार आप लोगों की तरह पत्थर की पुतलियां नहीं हैं, वे रक्त मांस के जीव हैं। इस आक्रमण के लिए नर्स तैयार नहीं थी। उसकी आंखें चमक उठी, पर नली पकड़े उसके हाथ कांपे नहीं, गला भी नहीं कांपा। केवल दृढ़ आवाज में बोली, सीरियस केस के सामने उत्तेजना पैदा करने के अपराध में मैं आपको बाहर जाने के लिए कहने पर मजबूर हूँ। मंदिरा बेंच पर से उठकर गुस्से में बोली, आप लोगों ने अपने आप को समझ क्या रखा है? अस्पताल का सर्वे सर्वा? मंदी, विजयन बाबू ने धीरे से कहा, अभी झगड़ा फसाद का वक्त नहीं बेटी। मैं झगड़ा नहीं कर रही बाबूजी, कहकर मंदिरा बेंच पर दूसरी तरफ मुंह फेरकर बैठ गई। कर्तव्यरत नर्स ने कर्तव्य में कोई ढिलाई नहीं दिखाई। शायद मनी मन शिकायत का ढांचा बना रही थी। रोगिणी की सांस अचानक तेज से क्षीण होती गई, फिर रुक रुक कर चलने लगी। विजन बाबू दोनों हाथों में से मुंह ढककर बैठे थे। डॉक्टर आए, रोगिणी की तरफ नजर दौड़ाई, फिर दूसरे की समझ में नहीं आए ऐसी धीमी आवाज में नर्स से कुछ कहा। नर्स ने उससे भी धीमे स्वर में कुछ जवाब दिया। डॉक्टर ने भौं तान कर इन लोगों को देखा, फिर बाहर निकल गए। और उसके चंद मिनटों बाद ही वह घटना घट गई, वह निष्ठुर निश्चित चिरंतर घटना। केवल अंतिम मुहूर्त में एक अमानवीय स्वर कमरे की हवा में गूंज गया। विजन बाबू चौंक उठे। मंदिरा चौंक उठी। क्या क्या रोगिणी ने क्या कहा? वह पृथ्वी पर अपनी कौन सी बात छोड़ गई? विजन बाबू हाहाकार कर उठे। नर्स, नर्स, आपने कुछ सुना? इस बार नर्स ने यह नहीं कहा, कैसे अजीब सवाल करते हैं आप, सिर्फ बोली, ठीक से समझी नहीं, ऐसा लगा जैसे कहना चाह रही थी शादी। माफ़ कीजिएगा, आप लोगों को अब बाहर जाना पड़ेगा। 50 के करीब के विजन बाबू ने अचानक बच्चों की तरह हाहाकार कर पलंग पकड़ लिया। बोले, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। वंदना, तुम्हें यहाँ छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा। बाबूजी उठिए। पिता की पीठ पर हाथ रखकर एक तरफ से उन्हें खींचकर मंदिरा बाहर निकल आई। मृत्यु ने पर्दा गिरा दिया था। रंगमंच पर अंधेरा था। दर्शकों को बैठने की जरूरत नहीं। बाहर मंदिरा के चाचा, विजन बाबू के भाई निर्जन बाबू बैठे थे, और था मोहल्ले का लड़का अभिजीत। मन को बल मिले इसलिए करीब रोज ही विजन बिहारी उसे अपने साथ लाते। वंदना की मृत्यु विजन बिहारी को अपंग सा बना गई। शायद उन्होंने यह भी सोचा होगा, इस बच्ची के जन्मने की क्या जरूरत थी। यह भी सोचा होगा कि नंदिता के जन्म के बाद से ही वंदना का स्वास्थ्य टूट गया था। मैंने गौर नहीं किया, नहीं तो यह लड़की जन्मती, ना ही वंदना जाती। जिस क्षण उन्हें यह मालूम पड़ा कि प्रसव के साथ ही वंदना की जीवन हानि की संभावना है, उसी क्षण से टूटी घड़ी की तरह विजन बिहारी भी थम गए थे। शायद इसलिए अस्पताल आने के लिए उन्हें किसी की मदद चाहिए थी। पर कितने दिनों तक आ ही पाए? 4 ही दिनों में अस्पताल से फुर्सत मिल गई, पर घर के कामकाज से तो इतनी जल्दी छुट्टी नहीं मिल सकती। अभिजीत सभी कामों में हाथ बटाता। विजन बाबू भी हर काम के लिए उसे बुलाते, बार बार कहते, बेटे अभिजीत, तुम्हारी मौसी तुम्हें बहुत मानती थी। फिर ना जाने क्यों इस बात के साथ ही उनकी आंखें गीली हो जाती। अभिजीत भी धीरे से कहता, मुझे मालूम है मौसा जी। मालूम तो विजन बिहारी को भी था, पर वंदना की मृत्यु के बाद उन्हें इसका ज़्यादा ही आभास हो रहा था। इसलिए हर शाम वह अभिजीत के आने की राह देखते। वंदना के प्यार को का लेप मानो अभिजीत पर अब भी लगा हुआ था, इसलिए अभिजीत को देखते रहना भी विजन बाबू को अच्छा लगता। उसके एक दिन भी ना आने पर सुनंद को भेज देते, कहते, देख तो बेटा तेरा अभी आज क्यों नहीं आया। मंदिरा कभी कभार कहती, ना
ना आने पर आप बुला क्यों भेजते हैं बाबूजी? आदमी को अपना भी तो कुछ काम रह सकता है। विजयन बिहारी संकुचित हो जाते, कहते नहीं नहीं, अपना काम हर्जा करके मैं उसे आने को थोड़ी कहता हूँ, मौका मिले सुविधा हो तो। मंदिरा हंसकर बोलती, बुला भेजना इसका सबूत नहीं है बाबूजी। मंदिरा की हंसी देखकर विजयन बिहारी उदास हो जाते। सिर्फ महीने भर पहले जिसकी माँ गुजर गई है वह किसी बात पर हंस पड़ेगी। विजयन बिहारी को यह अजीब लगता। विजयन बिहारी के मन में एक और बात के लिए भी दुख था। उनकी ऐसी धारणा थी कि मंदिरा के मन में अभिजीत के लिए थोड़ी कमजोरी है, पर अब लगता था अभिजीत का रोज रोज का आना मंदिरा को पसंद नहीं। यह तो कमजोरी की निशानी नहीं। हालांकि यह कमजोरी अगर थी भी तो सिर्फ कमजोरी बनकर ही रह जाएगी, यह बात भी पक्की थी। क्योंकि अभिजीत विजयन बाबू से निम्न वर्ग का था, शादी की बात उठ ही नहीं सकती थी। फिर भी उन्हें लगता लड़का मंदिरा को पसंद है, उसका आना जाना भी उसे अच्छा लगता। पर अब न जाने क्यों उसे भला समझने लगी है। इसलिए तो अभिजीत को बुलवा भेजने पर या उसके आने का आभास पाकर पहले ही मंदिरा पिता से कह देती थी, बाबूजी आप मुझे चाय वाय लाने के लिए मत कहिएगा, दूध बिल्कुल ख़त्म है। बात कड़ी हुई थी, सभी समझ सकते थे। गृहस्थ के घर इस तरह से दूध खत्म नहीं होता कि एक प्याला चाय ना बन सके। 2-4 चम्मच दूध चाय के वास्ते अलग भी रखा जा सकता था, सिर्फ बहाना। विजयन बिहारी कहते, रात को मुझे दूध देती है ना उसी में से। तब कोई दूसरा बहाना बनाकर मंदिरा कहती, शाम को चाय का बखेड़ा खड़ा करने पर छोटी मुन्नी को सुलाने में देर हो जाती है, खामखा हंगामे की जरूरत ही क्या है। पर यह बहाना भी विश्वसनीय नहीं था। सुनंद को पढ़ाते समय, इंदिरा नंदिता को कहानी सुनाकर खिलाते समय क्या छोटी मुन्नू के सुलाने में देर नहीं होती। पर हर शाम मंदिरा इन कामों के लिए समय निकाल ही लेती है। छोटी मुन्नी छंदिता पर विजन बाबू का स्नेह थोड़ा कम था। वह वंदना की मृत्यु का कारण उसी को मानते। इसलिए मंदिरा का जवाब सुनकर नाराज होकर कहते, 5 ही मिनट का तो मामला, इससे तो तेरी छोटी मुन्नी का कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। उस दिन पिता की उक्ति सुनकर और दिनों की भांति मंदिरा मुस्कुराकर चली नहीं गई। बोली, एक दिन अभिजीत के ना आने पर आपका क्या बिगड़ जाएगा बाबूजी? किसी दिन अगर कोई नहीं आ सके तो? विजयन बिहारी संकुचित होकर बोले, नहीं नहीं, मेरा क्या बनता बिगड़ता है। तेरी माँ उसे बहुत मानती थी ना, उसे देखकर मन को थोड़ी शांति मिलती है। मंदिरा बोली, प्यार तो माँ हम लोगों को भी किया करती थी, पर हम लोगों को देखकर आपके मन को शांति नहीं मिलती। विजयन बिहारी सहम गए। मन ही मन सोचा, लड़की जाती ईर्ष्यालु होती है, एक पराया लड़का ही तो है, पर बेटी को वह भी नहीं पाता। अभिजीत को देखते ही उन्हें वंदना की याद आती है। आज भी जब अभिजीत के आने का समय बीत गया, विजयन बिहारी ने चुपचाप सुनंद को बुलाकर कहा, देख तो तेरा अभिदा आज भी अभी तक क्यों नहीं आया? कहीं बीमार तो नहीं हो गया? पर आज और दिनों की तरह सुनंद ने यह नहीं कहा, हाँ बाबूजी अभी देख कर आता हूँ, बल्कि धीमी आवाज़ से बोला, बुलाने गया तो दीदी मुझे डांटेगी। दीदी डांटेगी? हाँ, कहती है पढ़ाई लिखाई छोड़कर मोहल्ले वालों के घर दौड़ने की ज़रूरत नहीं। विजयन बिहारी थोड़ी देर चुप रहकर बोले, कुछ भी हो तू जा। मंदिरा कुछ कहे तो कहना बाबूजी ने भेजा था। बाबूजी का कहना नहीं मानूंगा। सुनंद ने मन में निश्चय कर लिया, वह बाबूजी के आदेश का पहला वाक्य तो कह देगा, पर उसके आगे कुछ नहीं कह सकेगा। दीदी को सुनंद जितना प्यार करता उतना ही उससे डरता भी था। शायद ज़्यादा मानता था, इसलिए डर भी ज़्यादा था। प्यार से ही तो भय जन्मता है। प्रिय पात्रों के स्वाभिमान का भय, उसके मन टूटने का भय, उनके गुस्से का भय। जैसे ही अभिजीत को लेकर लौटा, मंदिरा सपाट पूछ बैठी, किताब फेंक कर फिर कहाँ गया था? बुलाने? सुनंद अभिजीत से सटकर बोला, वाह, बाबूजी के कहने पर ही तो गया था। अच्छा जा जाकर पढ़। बाबूजी के कमरे में जाकर गप्पे निकलने की जरूरत नहीं। सुनंद झट भाग गया, बच गया बेचारा। नहीं तो क्या पता दीदी गणित के 10 सवालों को हल करने बैठा देती। सुनंद के जाते ही अभिजीत ने हंसकर कहा, उस पर तो खूब शासन चला रही हो, अपनी पढ़ाई का क्या हाल है? मंदिरा गंभीर होकर बोली, दक्षिण दिशा में यमराज का एक महल है, वहीं पर गई मेरी पढ़ाई है। मानो आगे नहीं पढ़ोगी? माने तो यही निकलता है। यूनिवर्सिटी में दाखिले के दिन खत्म हो रहे हैं, कुछ ही दिन रह गए हैं, किनारे पहुंचकर नाव डुबोगी? ऐसा कितने ही अभागों के साथ तो होता है। देखो फालतू बातें छोड़ो, तुम्हें एमए करना ही होगा। हुक्म है? हाँ ऐसा ही समझो। अब मुझे मोहल्ले वालों का हुक्म मानना पड़ेगा? तुम्हें हो क्या गया है मंदिरा? बिना कारण सबसे लड़ने पर तुली हुई हो। उस दिन अस्पताल में नाहक नर्स के साथ उलझ पड़ी और अब पड़ोस के लड़के से लड़ रही हो। अनिष्टकारी पड़ोस से लड़ना ही शुभ है। अनिष्टकारी? अभिजीत ने आंखें उठाई, फिर चेहरे पर गंभीर भाव खिल उठा, मुस्कुराकर बोला, खैर
थोड़ी बहुत स्वीकृति तो मिली ना, बुरा करने की क्षमता भी तो कोई कम क्षमता थोड़ी ही है। पर यहाँ आने के लिए मना करना क्या शिष्टाचार है? मैं शिष्टाचार निभाती हूँ ऐसा ख्याल छोड़ दो। मैं झगड़ालू हूँ, अभद्र हूँ, ऐसा ही मान लो। अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा। पर तुम्हारे इस प्रतिरोध की चेष्टा मौसा जी के मन में गलत धारणा पैदा कर रही है। गलत धारणा? गलत धारणा तो जिसकी मर्जी वही बना सकता है, पर किसकी कौन सी धारणा सही है, पर कौन सी गलती है, कौन कौन ठीक बताएगा? मोहल्ले में और पड़ोसी हैं, उनके पास दिमाग भी है, इसलिए उनके लिए यह विश्वास करना कठिन होगा कि सिर्फ मौसा के शोक संतप्त हृदय को शांति पहुंचाने के लिए तुम रोज यहाँ हाजिरी देने चले आते हो। विश्वास करना कठिन होगा क्या? कठिन होगा, या ऐसा विश्वास करना ही असंभव सा है? यह भी सोचने की बात है उनके लिए। स्वाभाविक है, तुमने इस घर की लड़की के मातृ शोक को एक अच्छा मौका समझ रखा है। बहुत दूर तक सोचना सीख रही हो मंदिरा, पर तुम्हारे बाबूजी ऐसा नहीं सोचते। बाबूजी? बाबूजी तो स्वयं ही एक साइकोलॉजी केस है, मंदिरा ने कहा। मतलब? पहले बाबूजी शाम को सुनंद को पढ़ाते थे, यह तो तुम्हें मालूम ही होगा। कहीं उसी काम की जिम्मेदारी फिर ना आ पड़े, इस डर से बाबूजी हर शाम पत्नी शोक से भर जाते हैं, और इसमें तुम उनकी सहायता करते हो। सर्वनाश! बड़ी खतरनाक लड़की हो तुम। इतने जटिल और कुटिल ढंग से सोचना किससे सीखा तुमने? संसार में कितनी ही बातें यूं ही सीख ली जाती हैं, सोचने की जरूरत ठीक नहीं पड़ती, मंदिरा ने कहा। ठीक है, इस पर तुमसे फिर बहस होगी। क्या फ़ायदा, ज़्यादा ना आना ही ठीक है। अच्छी बात है, यही याद रखने की कोशिश करूँगा। अभिजीत ने प्रतिज्ञा की थी और उसका पालन भी, पर अभिमान त्याग कर उस दिन मंदिरा को ही उसे बुलाना पड़ा था। अभिजीत हाल में ही डॉक्टरी पास कर चुका था और आधी रात गए। अगर विजन विहारी यह कहे कि उनकी तबीयत खराब हो रही है और वह ज़्यादा देर नहीं टिकेंगे, तो डॉक्टर को बिना बुलाए मंदिरा रह भी कैसे सकती थी। और अभिजीत तो डॉक्टरी पास करने के पहले से ही इस घर का पारिवारिक चिकित्सक बन चुका था। और फिर आधी रात को दूसरा डॉक्टर मिलता भी कहा। सुनंद को नींद से जगाकर डॉक्टर के पास भेजना पड़ा। विजयन बिहारी कांपती आवाज़ में कह रहे थे, तुम्हारी माँ आकर वहाँ खड़ी है, देख नहीं रही हो? वह देखो अलमारी के पास मुझे बुला रही है। अभिजीत आया, डॉक्टरी फटकार से विजन बाबू की कांपती आवाज़ और आंखों के भ्रम को दूर किया, फिर नींद की दवा देकर चला गया। यह बात उसी रात खत्म नहीं हुई। विजन बिहारी बीच बीच में अस्वस्थ रहने लगे। अभिजीत ने कहा था, यह भी एक अजीब किस्म का मानसिक बीमारी है, वे शोक को जिंदा रखना चाहते हैं। मंदिरा नीरस भाव से बोली, रोग निर्णय में कोई नयापन नहीं, जो डॉक्टर नहीं वे भी इसे जानते हैं। शोक, दुख या किसी तरह के कष्ट को मन में जिंदा रखने की इच्छा भी तो एक बीमारी है मंदिरा। मंदिरा, हो सकता है, पर घर के दूसरे सदस्यों के लिए तो वह यह भारी पड़ता है। परिस्थिति सचमुच भारी हो उठी। पत्नी वियोग में ली हुई छुट्टी खत्म हो गई, पर विजन बिहारी दफ्तर नहीं गए। छुट्टी बढ़ा ली, पहले आधी तनख्वाह पर, फिर बिना तनख्वाह की छुट्टी, उसके बाद आधी पेंशन पर नौकरी से छुट्टी ले ली। रिश्तेदारों ने बहुत समझाया। मंदिरा और अभिजीत भी जब समझा समझा कर हार गए, तब मंदिरा अपनी बुआ और मौसी को बुला लाई, पर उनके कहने पर विजन बिहारी उदास होकर यही बोले, क्या करूं, क्या करूं, मेरा मन टूट गया है, काम काज सब भूल चुका हूं, मेरे तो हाथ पैर ही नहीं चलते। अंत में एक दिन अभिजीत की माई, पुरानी किस्म की विधवा महिला, वंदना से दोस्ती थी, पर विजन बिहारी से कभी आमने सामने बात नहीं की। फिर भी आज किवाड़ की आड़ में खड़ी होकर सिर पर आंचल डाले नर्म आवाज में बोली, अभिजीत से सुना है मैंने, पर काम काज छोड़ना क्या अच्छी बात है? काम ही तो मन का अवलंबन है। इतने दिनों तक काम काज में रहकर अब घर बैठने पर मन और भी उदास रहा करेगा। विजन बाबू, मैं सब कुछ समझता हूँ, पर मुझ में अब हिम्मत ही नहीं, मेरी तो सारी शक्ति वंदना के साथ ही चली गई। अभिजीत की माँ ने उस सौभाग्यशालिनी की बात सोचकर एक गहरी सांस ली और बोली, फिर भी आदमी को काम तो करना ही पड़ता है। 5 बच्चे हैं, उन्हें देखकर ही आप अपने शौक को भुला? नहीं मिसेस दास, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा मन बिल्कुल टूट चुका है। मेरी आंखों में वह क्या थी? मिसेस दास संबोधन से अभ्यस्त नहीं थी। फिर भी बोली, आपकी हालत समझ सकती हूँ, पर कर्तव्य को दया नहीं करता है। आपकी अपनी बड़ी बेटी को ब्याह करना है, बच्चों को संभालने के लिए किसी को काम पर रखना है। मैं कुछ नहीं कर सकता मिसेस दास। विजन बिहारी तकिए में सिर छिपाकर सिसकियां भरने लगी। अभिजीत की माँ निराश होकर बोली, नहीं मंदरा, मैं भी नहीं समझा सकी, बहुत समझाया, पर वे तो एक ही रट लगाया, मुझ में हिम्मत नहीं। कितना प्यार है अपनी पत्नी पर, तुम्हारी माँ से तो मुझे ईर्ष्या हो रही है। मंदिरा के मन में आया कि इतने गहरे प्रेम का एक छोटा अंश भी बच्चों के प्रति होता
तो अपने शरीर को शौकिया इस कदर नहीं बिगाड़ते। इस नशे से मुक्त होकर स्वाभाविक आदमी बन जाते। पर अभिजीत की माँ से बोली, पर बाबूजी का स्वास्थ्य अच्छा ही है, इतना बुरा तो नहीं। मंदिरा झूठ भी नहीं बोली थी। स्वास्थ्य विजन भारी का हमेशा से ही अच्छा रहा। इन्हीं दिनों कभी कभी वंदना की अनुपस्थिति की कल्पना से वे अस्वस्थ हो जाते, नहीं तो ठीक ही थे। 50 के करीब उम्र, ब्लड प्रेशर नहीं, डायबिटीज़ नहीं, गठिया नहीं, हाजमा ठीक है, दांत खराब नहीं, आंखें ठीक है, फिर भी क्या उम्मीद की जाए। अगर मंदिरा कहती कि बाबूजी का स्वास्थ्य ठीक है तो उसने कुछ कठोर बात तो नहीं कही थी, पर ना जाने कैसे यह बात विजन बिहारी के कानों तक पहुंच गई। उसी दिन अभिजीत के सामने मन का शोक व्यक्त कर डाला। सुना बेटा, बेटी कहती है बाप का स्वास्थ्य तो बहुत अच्छा है, पर तुम तो डॉक्टर हो, तुम्हें तो मालूम ही होगा मेरा क्या हाल है। हाँ, अभिजीत को मालूम था, पर डॉक्टर को यह भी मालूम करना पड़ता है कि कौन सी बात और कितना सत्य बाहर प्रकट करना चाहिए और कितना छिपाना चाहिए। इसलिए बोला, जी पहले तो आपकी सेहत ठीक ही थी, पर अब तो। विजयन बिहारी उत्साह से बोला, यह बात तुम्हारी मानता हूँ बेटा। जब तक तुम्हारी मौसी जिंदा थी मैं भी तंदुरुस्त रहा। उसके हाथ का बना खाना और मन का यतन, उसी बल पर तो ठीक था। फिर थूक घोट कर सहम कर बोले, इसलिए मरते समय विनती कर गई कि शादी कर लेना। बोलते बोलते विजयन बिहारी का गला भर आया, पर मंदिरा की सारी चेतना मानो मुँह को उठी। वह पत्थर की आंखों से देखती रही। अभिजीत की प्रश्न भरी आंखें भी उसकी दृष्टि से टकराकर व्यर्थ लौट आई। विजयन बिहारी गला साफ कर बोले, यही वंदना के आखिरी शब्द थे, शादी। पर मैं रात दिन उसकी आत्मा से यही कह रहा हूँ, वंदना, वंदना, तुम्हारी ये अंतिम बात मैं नहीं मान सकता, मुझे माफ़ करना। अभिजीत और मंदिरा दोनों मूक श्रोता बने रहे। विजयन बिहारी तकिए गए बल लटते हुए बोले, एक गिलास पानी ला तो बेटी मंदिरा। मंदिरा बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद नंदिता बड़े गिलास में पानी दे गई। शादी शब्द से ही मंदिरा पत्थर सी बन जाती है और अभिजीत सूखी सी आवाज़ में कहता है, डिलीरियम में किसी ने कुछ कहा, यह सोचकर खामखा मन छोटा मत कीजिए मौसा जी। पर विजयन बिहारी अब सचमुच ही अस्वस्थ रहने लगे। बाबूजी का स्वास्थ्य तो अच्छा ही है। मंदिरा का यह वाक्य मानो उनके लिए काल बन गया। स्वास्थ्य टूट चुका है, इसका प्रमाण देने के लिए पेट में भूख लिए वे 1.5 रोटी खाकर ही उठ जाते। नाश्ते के नाम पर कुछ नहीं लेते और भूख मारने के लिए गिलास भर भर कर चाय पीते और कहते, समझे ना अभिजीत, सिर्फ इस चाय से ही मन नहीं उछटा, नहीं तो तमाम चीज़ें बिना स्वाद की ही लगती हैं। डॉक्टर की हैसियत से अभिजीत को दवा देनी पड़ती, पर वह दवाई और भी नुकसान पहुंचाती। भूख बढ़े, ऐसी दवाई खाकर भी अगर दिखावे के लिए खाना छोड़ना पड़े तो इससे बड़ा दंड और क्या हो सकता है। वंदना की स्मृति में ही विजयन बिहारी ये कष्ट उठा रहे थे। मन चिड़चिड़ा होता गया, नींद घट गई, सिर दर्द रहने लगा और इस तरह सचमुच ही वे बीमार पड़ गए। पहले दफ्तर के एक आध दोस्त मिलने भी आया करते, पर कर्म जीवन से छुट्टी लेने के साथ साथ धीरे धीरे कम होते होते यार दोस्तों का साथ भी छूट गया। रिश्तेदार भी आकर थक गए। एक हट्टा कट्टा मर्द 2 साल से पत्नी वियोग में आंसू बहा बहा कर अस्वस्थ बन बैठा था। इस हास्यास्पद दृश्य को रोज रोज कौन देखना चाहेगा। पर अभिजीत आता रहा। डॉक्टर का कर्तव्य खत्म नहीं होता। परिस्थिति का चुनाव डॉक्टर नहीं कर सकता, और फिर अभिजीत तो बिना फीस का डॉक्टर था। मंदिरा की रिश्ते की एक मौसी कभी कभी कहती, लड़की की शादी के लिए क्या कर रहे हैं विजन। विजन बिहारी इस मौसी से सख्त चिढ़े रहते। कभी जवाब टाल जाते, कभी नाराजगी के साथ कहते, उसकी शादी कर देने पर भगवान के इन जीवों की क्या गति होगी, यह सोचा है कभी। मौसी कहती, खाना बनाने के लिए नौकर रख लो, बेटी की शादी तो करनी ही पड़ेगी। इस जमाने में यह कोई खास बात नहीं, यह कहकर विजयन बिहारी करवट बदल कर सो जाते। मौसी भी नाराज होकर चली जाती है। अभिजीत ने मंदिरा से कहा, तुम्हारे बाबूजी की बीमारी का यह हुआ पड़ता ही जा रहा है, मालूम है क्यों। मंदिरा बोली, मालूम है, बिस्तर पर पड़े पड़े मौसा जी कमज़ोर हो गए हैं। हाँ, यही तो वह चाहते थे। रोग के बहाने की जरूरत नहीं। अंत में विजन बाबू गैस्ट्रिक अल्सर के शिकार बन ही गए। जानबूझकर शरीर में रोग पाला है आपने, यह कहकर बाप की आंखों का कांटा ही बना जा सकता था, चैतन्य दायनी नहीं। मंदिरा भी बाप की आंखों का कांटा बन गई। विजन बिहारी नासमझ बनते गए, लोभी बन गए, चुरा छिपाकर खाकर मौत को नजदीक खींच लाए। वंदना मृत्यु के पूर्व एक अधूरे वाक्य को छोड़ गई थी। विजन बिहारी उस कमी को पूरा करने लगे। मंदिरा के लिए जो जी में आए बकने लगे। कहते, स्वार्थी मंदिरा छोटे भाई बहनों को छोड़कर शादी कर लेगी,
कुत्ते बिल्ली जैसा हाल होगा बच्चों का। अब तक तो पेंशन का पैसा आ रहा था, अब वह भी बंद हो जाएगा। भूखे मर जाएंगे ये बाल बच्चे। एक दिन मंदिरा निष्ठुर की भांति बोल ही पड़ी, बच्चों के भविष्य के लिए और कुछ दिन पहले यही सोचते बाबूजी। विजय बिहारी मंदिरा के निष्ठुर चेहरे को देखकर गुस्से में बेहोश हो गए। पिता के मरने के बाद कई बार मंदिरा ने सोचा कुछ बातें ना कहना ही शायद उसके लिए उचित था। बाबूजी की बीमारी बनाई हुई थी, यह गलत धारणा उसके मन में बैठ गई थी। मानसिक बीमारी भी तो बीमारी ही है, पर वह कर भी क्या सकती थी, वह भी तो मनुष्य ही थी। मात्रहीन अबोध लड़के लड़कियां और मानसिक रोगग्रस्त एक प्रौढ़, पैसों के अभाव के बीच इस गृहस्थी का भार एक 22-23 साल की लड़की कैसे ढो रही थी, यह तो बहुत बड़ी बात थी। मंदिरा ने आत्महत्या नहीं कर ली, यही उसकी बहादुरी थी। पिता के मरने के बाद गृहस्थी का रूप थोड़ा बदला। निरंतर विद्रोह और वितृष्णा के बाद लड़ाई खत्म हुई। मंदिरा के जीवन का दूसरा पहलू धूमिल पड़ गया। अभिजीत उसके लिए अस्पष्ट होता गया। उसके जीवन में उसकी कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं रही। मंदिरा ने सख्त हाथों से गृहस्थी को बांध लिया। भाई बहनों को मोहल्ले के स्कूल में दाखिल करवा दिया और अपने मकान के नीचे के तल्ले में बच्चों के लिए एक स्कूल खोल दिया। छंदिता उस स्कूल की पहली छात्रा थी। यह बुद्धि भी मंदिरा की ही थी। स्वयं कहीं जाकर नौकरी करे यह असंभव सी बात थी। बच्चों को कौन देखता, दोनों समय खाना बनाकर कौन उनके मुंह के आगे रखता, और 3-4 साल छोटी शरारती इस छंदिता को कौन संभालेगा। मंदिरा ने स्कूल का नाम रखा कमल कली। दूर के रिश्ते की मौसी कभी कभी अपने बहुओं से लड़ाई हो जाने पर यहाँ दोपहर बिता जाती थी। उस मौसी ने ही एक दिन कहा, हाय राम, तो तू शादी नहीं करेगी? मंदिरा हंसकर बोली, जरूरत क्या है? सुनो बात, शादी की जरूरत और बेजरूरत होती है, शादी के लिए ही शादी होती है। जीवन कैसे कटेगा? कटेगा क्यों? औजारों की कोई कमी है? चाकू छुरी हंसुआ कितना कुछ तो है। अजीब बात है, मैं उस काटने की बात थोड़े ही कर रही हूँ। रहने दे, आजकल की लड़कियाँ बड़ी स्वच्छंद और वाचाल बन गई हैं। पर यह बता, तूने यह स्कूल या पाठशाला जो भी खोला है वह अपने माँ बाप में से किसी के नाम पर क्यों नहीं खोला? माँ बाप का नाम? हाँ हाँ, आकाश से क्यों गिर रही है? ऐसा ही तो लोग करते हैं। वंदना बालिका विद्यालय नाम क्यों नहीं रखा? माँ के प्रति श्रद्धा व्यक्त होती। मंदिरा दूसरी तरफ देखकर बोली, केवल बालिका ही तो नहीं मौसी, बालक भी हैं। और सच पूछो तो बालक बालिकाएं ही नहीं, यहाँ तो सिर्फ बच्चे पढ़ते हैं। मौसी नाराज होकर बोली, बात एक ही है, नाम पर कौन इतनी सूक्ष्मता से विचार करता है? नाम बदलकर माँ के नाम पर रख देना। मंदिरा बोली, सोचूंगी। पर कमल कली पाठशाला अपने नाम से ही चलती रही। नाम तो कोई बुरा नहीं, अर्थ व्यंजक है। मंदिरा ने अभिजीत से कहा, जिसके सामने वह हमेशा से ही अपनी निरंकुश राय जाहिर करती आई थी। वैसे इधर इनकी भेंट कभी कभार होती थी। विजय बिहारी की मृत्यु के बाद अभिजीत ने इस घर में आना करीब करीब छोड़ ही दिया था। पारिवारिक चिकित्सक का दायित्व भी अपने चैम्बर में बैठकर ही निभा लेता। बच्चों की खांसी या पेट दर्द का इलाज ही तो करना था। सुनंद रोगी को पकड़कर चैम्बर तक पहुंचा देता। भगवान की कृपा से किसी को कोई बड़ी बीमारी नहीं हुई। विजय बिहारी इस संसार का बोझ हल्का कर गए थे। मंदिरा एक तरह की खुशी में ही दिन काट लेती थी। हल्का जोशीला सा आनंद। घर में कोई बीमार नहीं होता, इसलिए डॉक्टर को बुलाना नहीं पड़ता। यह कोई अफसोस की बात है? ऐसा सोचने की बेवकूफ़ी मंदिरा नहीं करती। और डॉक्टर के मकान और अपने मकान के बीच के मैदान में एक बड़ी सी बिल्डिंग ने दोनों घरों को अलग कर दिया। इस बात को लेकर भी वह अफसोस करे? मंदिरा इतनी नासमझ भी नहीं थी। छत पर बैठकर दृष्टि को दूर तक फैला दे, इतनी फुर्सत भी उसे नहीं थी। बल्कि उस नई बिल्डिंग के अनगिनत घरों के बच्चों ने जब स्कूल में दाखिला लिया तो मंदिरा को लाभ ही हुआ। प्रख्यात डॉक्टर अभिजीत दास कभी कभी स्कूल के किसी जलसे में सभापति या प्रधान अतिथि का निमंत्रण पाकर आता था, क्योंकि मंदिरा कहती थी, समझा ना सुनंद, किसी डॉक्टर को हाथ में रखने का फ़ायदा ही होता है, नहीं तो बाद में पहचानेगा भी नहीं। जब से नाम बड़ा है, अभिजीत तो चौखट तक नहीं लांघता। इधर डॉक्टर मंदिरा से कहता है, तुम्हारे स्कूल का नाम ही अर्थ भरा है, अर्थ लाता भी है क्यों? मंदिरा के लावण्य से भरपूर 23 साल कब के खो गए थे। उसके कंठ की झंकार भी अविरल बोल बोलकर शिशु पाठ पढ़ाकर सूख चुका था, पर आंखों में चमक अब भी थी। बोली, बुरा होने पर खुश होते, मोहल्ले वाला कहता ऐसा ही होता है। मंदिरा की आंखें धधक उठी। बोली, सिर्फ मोहल्ले वाले ही क्यों? उस दिन मेरे साधु मामा अपने किसी गुरु भाई की लड़की को भर्ती करने आए थे।
फीस सुनकर जनेऊ तोड़कर अभिशाप देना ही बाकी रखा। कलयुग में तपस्या के तेज से ताकत नहीं, नहीं तो उसी वक्त जल जाती। जलने लगे वे खुद। बोले, बित्ते भर के बच्चों के लिए 15 रुपये फीस, यह ते गले पर चाकू चलाना है। भली माँ की बेटी होकर पक्की बनिया बन बैठी, यह सोचकर ताज्जुब हो रहा है। अभिजीत हंसकर ही बोला, तुमने क्या कहा? क्या कहती? चाकू जाकर कहाँ कहाँ लगा यही समझने की चेष्टा कर रही थी। अभिजीत चारों तरफ ताक कर बोला, अच्छा, यह घर इतना बड़ा क्यों दिख रहा है? इतना ही बड़ा था क्या? मंदिरा हंस पड़ी, बोली, चलो छोटी सी बात नज़र तो आई, घर बड़ा है। साथ में जो छोटा सा कमरा था फालतू सामान से भरा हुआ, उसमें कूड़ा करकट हटाकर बीच की दीवार तुड़वा दी। अभिजीत बोला, दीवार तोड़कर कूड़ा हटाकर खुला कमरा बनाने की क्षमता क्या सिर्फ ईंट काट तक ही सीमित रहेगी? मंदिरा, ईंट काट ही अच्छा है, प्रतिवाद की भाषा नहीं जानते। स्कूल के प्रतिष्ठार्थी जलसे के चीफ गेस्ट के पास बैठकर धीरे धीरे बातचीत करे, कोई नई या आश्चर्य की बात नहीं थी। छात्र छात्राओं के अभिभावक ध्यान नहीं देते, वे अपने बच्चों की कविता, अभिनय, नाच गाने में ही मस्त रहते हैं। प्रधान अतिथि धीमी आवाज में बोलता है, तुम्हारे व्यवहार से मैं हैरान हूँ, इतने सुख में ही इतने सालों में एक बार बीमार तक नहीं पड़ी। मंदिरा बोली, इतने मरीज हैं तुम्हारे पास, इतना नाम है, फिर भी मरीजों के लिए कंगालपन क्यों? उचित फीस देता ही कौन है, कहो? मुझे भी ताज्जुब लगता है कि ऐसे नामी डॉक्टर की किस्मत के मन लायक एक भी रोगिणी नहीं जुटी। यही तो बात है। यह जो बीच की बिल्डिंग है, इससे तुम्हें बहुत फ़ायदा है। तुम्हें भी तो कुछ कम फ़ायदा नहीं पहुंचता। जो हमारे विद्यार्थी हैं वे तुम्हारे रोगी, साथ में उनका परिवार भी। करीब 52 फ्लैट है ना? 52 नहीं, 72। तब तो और फ़ायदा है। अंत में पुरस्कार बांटे गए। प्रतिष्ठार्थी ने सभी को धन्यवाद दिया। संपादक ने स्कूल का विवरण पढ़ा। संपादक था सुनंद, मंदिरा का छोटा भाई। हाल ही में बीएससी की परीक्षा दी थी, उसकी छुट्टी के अनुसार ही यह प्रोग्राम रखा गया। अभिजीत बोला, सुनंद तुम्हें बहुत सहायता करता है ना? सुनंद मेरा दाहिना हाथ है, मंदिरा कोमल स्वर में ही बोली। उसी के भरोसे तो इस काम में हाथ डाला। कितना साता वह उस समय। इसके बाद क्या करेगा? इच्छा तो बहुत कुछ है, मंदिरा बोली, पर हिम्मत कहाँ। विदेश भेज सकती तो वह होने से रहा। किसी ग्लास फैक्ट्री में घुसाने की कोशिश में हूँ, बाद में संभवतः फैक्ट्री ही विदेश भेज दे। एक के बाद एक गणित के हल की भांति सब तय कर रखा है, अभिजीत बोला, पर स्लेट के किसी कोने में एक सवाल का अभी भी हल नहीं निकाला तुमने। मंदिरा ने धीरे से आंख उठाई, बोली, वह तो छुट्टी का टास्क है। सुनंद को अपने पैरों के बल खड़ा कर दो, तब तो छुट्टी मिलेगी। सुनंद तुमसे 7-8 साल छोटा है ना? मंदिरा अप्रतिभ होकर भी हंसी, बोली, समय तो कट ही रहा है। हाँ, समय तो कट ही रहा है। मंदिरा ने तो मौसी को कहा ही था कि काटने वाले औजारों की कमी नहीं। स्कूल के सभी जलसों में डॉक्टर बाबू की माँ की हैसियत से अभिजीत की माँ को भी निमंत्रण पत्र मिलता था। चद्दर ओढ़कर वृद्ध महिला आती भी थी। मंदिरा की क्षमता देखकर हार्दिक खुशी भी होती। घर लौटकर लड़के से कहती, कितनी अच्छी लड़की है, क्या कहूँ, उम्र में छोटी है पर ब्राह्मण की बेटी है, इसलिए कहने को जी चाहता है। वह पैरों की धूल लेने लायक लड़की है। कैसा अपने को बनाकर रखा है। अपनी आंखों के में से सब देख रही हूँ। बाप की सेवा, जापे की बच्ची को बचा लेना और भी 3 को पालना कोई आसान काम तो नहीं। एक दिन के लिए भी किसी से सहायता नहीं मांगी, ना पैसों की ना किसी और चीज़ की। बाप तो एक तरह से सड़क पर छोड़कर ही गया था। कहते कहते अभिजीत की बूढ़ी माँ उत्तेजित हो गई। अभिजीत हंसकर बोलता है, माँ तुम तो इतना नाराज होकर कह रही हो जैसे मैं तुम्हारी किसी बात का प्रतिवाद करता हूँ। नाराज क्यों होंगी बेटा? कह रही थी लड़की के गुण कितनों की आंखों में खटकते हैं। मंजू की माँ कह रही थी अपनी कोशिश से थोड़े ही इतना होता है, जरूर किसी की सहायता मिलती रहती है। अभिजीत ने माँ की तरफ देखा, सरल विश्वास का चेहरा, प्यार और ममता से भरा हुआ। अभिजीत बोला, तुम्हारी उस मंजू की माँ की दूरदृष्टि है, मानना तो पड़ेगा।